अब ये मैंने आपको कल बताया था कि धारारेखी प्रवाह, पहले बताया था कि धारारेखी प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। देखिए धारारेखी प्रवाह में एक जो अणु है, मॉलिक्यूल है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के पीछे-पीछे चलता है। या तो सीधा चलेगा या वक्री चलेगा। और विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है? विक्षुब्ध प्रवाह में ये इनकी जो गति कैसी होती है? टेढ़ी-मेढ़ी होती है, ऐसी देखो किधर भी जा रहे हैं। समझ में आ गया ये? यस। ये अणु इधर जा रहा है, ये अणु इधर जा रहा है, तो ये विक्षुब्ध प्रवाह हो गया। लेकिन ये धारारेखी प्रवाह, ये वाले प्रवाह से एकदम से ये ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा प्रवाह कैसे होता है? कब होगा? तो वो जो है, मान लो यहाँ पर धारारेखी प्रवाह में कोई कोई तरल बह रहा है और थोड़ी देर के लिए उसका वेग, एक नंबर देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लो 1 मीटर पर सेकंड से बह रहा है, तो ये है। और फिर उसके बाद उसका वेग यदि और बढ़ा दिया जाए, तो हो सकता है वो थोड़ा-सा वक्री हो जाए, मान लो 4 मीटर पर सेकंड पे ऐसा हो जाए। और यदि और अधिक बढ़ा दिया जाए 6 पे, मा 6 मीटर प्रति सेकंड से यदि बहने लग जाए, तो हो सकता है सभी अणुओं का जो वेग है टेढ़ा-मेढ़ा होने लग जाए। तो इसका मतलब 4 से 6 के बीच में कोई एक ऐसा वेग है, जिससे कम यदि वेग हुआ, तो वो ऐसा बहेगा, और उस वेग से ज़्यादा हुआ तो ये टेढ़ा-मेढ़ा बहेगा। तो वह वेग, ये देखिए क्रांतिक वेग, उस वेग को क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग। तो मैं इसकी परिभाषा सुनाता हूँ। किसी द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक उसका प्रवाह क्या रहता है? धारारेखी रहता है, यह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। इसे वीसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, तब द्रव का प्रवाह द्रव की श्यानता से निर्धारित होता है। उस पर द्रव के घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जब द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है, तब उसके प्रभाव पर घनत्व का बहुत प्रभाव पड़ता है तथा श्यानता का प्रभाव बहुत कम रह जाता है। ये याद रखिए, जब धारारेखी प्रवाह है, तब ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको प्रभावित करने वाला जो कारक रहेगा, वो कौन-सा रहेगा? श्यानता। लेकिन क्रांतिक वेग से अधिक स्पीड से यदि, वेग से यदि कोई तरल बह रहा है, तो उसमें अब श्यानता का प्रभाव कम हो जाता है, घनत्व का प्रभाव हो जाता है। तो श्यानता और घनत्व को यदि समझने का, अलग-अलग समझने का प्रयास करें, तो क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। रेनॉल्ड ने एक संख्या दी, जिसके आधार पर उसने बताया कि कोई प्रवाह धारारेखीय है कि विक्षुब्ध है। ठीक है? कोई प्रवाह धारारेखीय है कि विक्षुब्ध है? धारारेखीय है कि विक्षुब्ध है? तो उसने सर 3, मैं सो रही हूँ सर। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? हेलो? हेलो? कुछ नहीं सर। चलो ठीक है। तो रेनॉल्ड संख्या एक विशुद्ध संख्या होती है, जिसकी सहायता से किसी नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की प्रकृति का निर्धारण होता है, यानी यह धारारेखीय है कि विक्षुब्ध है ना? तो कैसे डिसाइड होता है? पहला जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो द्रव का घनत्व कितना है। कम घनत्व वाले द्रवों के लिए क्रांतिक वेग अधिक होता है। कम घनत्व वाले द्रवों के लिए क्रांतिक वेग अधिक होता है। अब कम घनत्व यानी क्या है? इसको ऐसे समझने का प्रयास, मैं आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। ठीक है? कम घनत्व यानी क्या? क्रांतिक वेग अधिक होता है, इसका मतलब क्या है? क्रांतिक वेग अधिक होता है यानी, मान लो कोई एक पाइप है ना? एक पाइप है, जिसके अंदर से बहुत सारे लोगों को गुजरना है, बहुत सारे लोगों को गुजरना है। और एक दूसरा पाइप है, जिसके अंदर से कम लोगों को गुजरना है। ध्यान से समझना, एक पाइप है, एक पाइप में से बहुत सारे लोगों को गुजरना है, और जो दूसरा पाइप है, उसमें से कम लोगों को गुजरना है। यहाँ पर जो लोग हैं, ये द्रव के अणु हैं, है ना? तो जिस पाइप में से कम अणु गुजरेंगे, वहां पर क्या घनत्व हो जाएगा? कम। और जिस पाइप में से बहुत सारे अणु गुजरेंगे, वहां पर घनत्व ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो ये क्या बोल रहा है? कम घनत्व वाले द्रवों के लिए क्रांतिक वेग अधिक होगा। तो जिन द्रवों का घनत्व कम होगा, घनत्व घनत्व से मतलब अणु, जिस जिस द्रव के अणु दूर दूर होंगे, उसका क्रांतिक वेग अधिक होगा। अब इसका मतलब यह है कि ऐसा अणु, ऐसा जो तरल है, ऐसा जो तरल है, उसका वेग बढ़ाते बढ़ाते है, यदि हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो इसके बहुत अधिक मान के बाद में ये विक्षुब्ध प्रवाह में बदलेगा। कौन सा द्रव? जिसका घनत्व कम है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्रांतिक वेग व्युत्क्रमानुपाती हुआ उसके घनत्व के, Vc प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है? हाँ, फिर आगे देखिए।
दूसरा ये डिपेंड करता है केश नली की त्रिज्या पर। यदि कम त्रिज्या वाली केश नली के लिए क्रांतिक वेग अधिक होगा, है ना? तो जो नली पतली होगी, पतली नली होगी, तो उसका क्रांतिक वेग अधिक होगा, है ना? क्रांतिक वेग अधिक होगा यानी यानी लिक्विड जो है ज़्यादा से ज़्यादा धारा रेखीय प्रवाह में जा सकेगा, बह सकेगा। धारा ज़्यादा से ज़्यादा धारा रेखीय रहेगा यानी क्या? एक अणु के पीछे दूसरे अणु, उसके पीछे तीसरा अणु, सभी एक लाइन में चलेंगे। और वेग का मान यदि बढ़ाते चले जाएँगे, तो भी ये एक के पीछे एक चलेंगे, इसका मतलब ऐसा है। तो वीसी समानुपाती है 1/r। यदि कम त्रिज्या यानी r कम, तो क्रांतिक वेग अधिक, है ना? ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तीसरा, द्रव की श्यानता पर, ऑन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। गाढ़े द्रवों के लिए क्रांतिक वेग अधिक होता है, अर्थात क्रांतिक वेग Vc का मान द्रव के श्यानता गुणांक के समानुपाती होगा। तो जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, वो उतना ही उसका क्रांतिक वेग का मान अधिक। अब गाढ़े से मतलब क्या है? गाढ़े से मतलब ये है कि उसकी दो परतें क्या है, आपस में ज्यादा रगड़ खा के चल रही है, इसलिए गाढ़ा है। तो तीनों इक्वेशन, यहाँ तीन इक्वेशन है, Vc प्रोपोर्शनल टू 1/d, Vc प्रोपोर्शनल टू 1/r, Vc प्रोपोर्शनल टू ईटा। तो Vc समानुपाती हो जाएगा, ईटा ऊपर है, ईटा बटे नीचे यहाँ r बटे r, और यहाँ d नीचे, तो Vc समानुपाती ईटा बटे rd। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट यहाँ पर लिखा है इसने कैपिटल के। इस कैपिटल के को बोलते हैं रेनॉल्ड संख्या। तो Vc बराबर हो गया k इंटू ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, बटे rd। यदि k का मान निकालना चाहें तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये rd इधर चला गया, तो k बराबर Vc गुणित rd, ईटा नीचे गया, बटे rd। तो k बराबर क्या हो गया, Vc rd बटे ईटा। अब ये इसका महत्व लिखा है, ये महत्व पूछते हैं। यदि k का मान 0 से 2000 के बीच में है, तब श्यान द्रव का प्रवाह नली में धारा रेखी होगा। यदि k का मान 2000 से 3000 के बीच होता है, तब नली में द्रव का प्रवाह अस्थायी होता है, यानी हम बता नहीं सकते कि धारा रेखी है कि विक्षुब्ध है। यदि k का मान 3000 से अधिक है, तब नली में द्रव का प्रवाह निश्चित रूप से विक्षुब्ध प्रवाह होता है।